Hello everyone, welcome to my channel UPSC Simplified with Uttam Verma and we are continuing the series. This is episode 5 of editorial से मेंस तक and हमने इंटरलिंकेजेस वाला जो कंपोनेंट है वो भी ऐड किया बिकॉज रिसेंटली यूपीएससी के मेंस पेपर्स हुए हैं एंड अगर आपने देखा होगा यूपीएससी इज मोर फोकसिंग ऑन इंटरलिंकेजेस। हालांकि उसने पिछले एक दो साल से उस पर ही फोकस कर रही है। यू हैव टू हैव द नॉलेज एंड यू नीड टू लर्न द स्किल टू हाउ टू अप्लाई दैट नॉलेज इनटू वेरियस जीएस सब्जेक्ट्स। तो अब पूरे जो साइलोज है सब्जेक्ट के बीच में तोड़ चुका है। जीएस वन के क्वेश्चन या थीम जीएस2 में पूछ रहा है, जीएस4 में 25% एआई पे पूछा हुआ है एंड अप्लाइड था। तो यू नीड टू हैव लिंकेजेस मिलेंगे या सबसे अच्छा तरीका यही होता है न्यूज़पेपर्स। ठीक है, तो इस पे हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जो आर्टिकल करेंगे वो है अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अबाउट एजुकेशन, इट वाज आई थिंक इन दिस द हिंदू। देन मराठी मैंडेट फॉर कैब्स ऑटो इज अ रॉन्ग टर्न। रिसेंटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये मैंडेट आया था। तो यू कैन सी दिस इज बेसिकली जीएस1 सोसाइटी है ना, लिंग्विस्टिक इंपोजिशन बोल सकते हो। दैट जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स है वो स्टेट बैक करने लग गई है उसको। देन अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट अबाउट जस्ट एजुकेशन, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक राइट कि भाई जब लोग यही कहते हैं ना कि भाई इंडिया में स्किलिंग कम है इस वजह से जॉब्स नहीं, बट दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, अ काउंटर पॉइंट। देन इसके बाद विल स्टडी अबाउट दिस मैन्युफैक्चरिंग पजल ऑफ इंडिया, व्हाट आर द इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज। कुछ नए कीवर्ड देखने को मिलेंगे एंड इसी में प्रोडक्टिविटी द इंजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, इसको क्लब करके हम पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में एक और इसमें एक और एडिटोरियल है विच इज वन शक्ति वर्डिक्ट विच केम राइट विच वाज रिलेटेड टू ईआईए एंड बहुत बैलेंस्ड एडिटोरियल है। तो लेट्स स्टार्ट देन। सो दिस इज द फर्स्ट एडिटोरियल राइट विच इज टोटली रिलेटेड टू जीएस पेपर 1 है ना, सोसाइटी और अर्बनाइजेशन से जो रिलेटेड टॉपिक है उससे है। ठीक है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। अब देखेंगे कैसे। ठीक है, तो हुआ क्या कि महाराष्ट्र मोटर व्हीकल थर्ड अमेंडमेंट रूल्स 2026 लाया। इसमें उन्होंने मराठी को, जो मराठी एज अ लैंग्वेज है, सो इट मैंडेटेड मराठी प्रोफिशिएंसी फॉर ऑटो रिक्शा टैक्सी एंड ऐप बेस्ड कैब ड्राइवर्स। राइट कि भाई मराठी में प्रोफिशिएंट होना चाहिए ताकि लोगों को, जब आपके जो कस्टमर्स उससे, जब ये कैब ड्राइवर्स ऑटो रिक्शा वाले जब बात करेंगे तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें कंप्लाई नहीं करते हो, अगर आप मराठी नहीं सीखते हो तो इट रिस्क सस्पेंशन ऑफ बैच। और अगर वो कुछ और भी हो जाता है, इफ 3 months हैव बीन पास्ड, तो चांसेस हैं कि लाइसेंस ही कैंसिल हो पाए। यहाँ पहली बार हम देख रहे हैं दिस इज अ बेसिकली मेन कीवर्ड विच इज सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स वर्सेस माइग्रेंट लेबर मोबिलिटी। अब माइग्रेंट अगर आ रहा है काम करने तो वो अपने स्किल के तौर पे आ रहा है राइट, बट यहाँ लैंग्वेज वाला एंगल भी आ रहा है विच इज बैक्ड बाई स्टेट। ठीक है, सो इसका हम देखेंगे क्यों हो रहा है। आपको ये रिलेशन समझना जरूरी होगा। जो आपने ज्योग्राफी में अगर पढ़ी होगी तो मैल्थुसियन थ्योरी पढ़ा होगा। तो कोई भी एरिया में पॉपुलेशन और रिसोर्स का रिलेशन, कोई भी एरिया में पॉपुलेशन और रिसोर्स का बैलेंस होना चाहिए राइट। तो महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन तो है नो डाउट बट रिसोर्स पर कैपिटा घट गया राइट। तो सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स क्या कहता है कि जो नेटिव पॉपुलेशन है उसमें रिसोर्सेज का पहला किसको होना चाहिए, कि नेटिव पॉपुलेशन को होना चाहिए। रिसोर्सेज लाइक एवरीथिंग राइट, लैंड वाटर जॉब्स, पहला हिस्सा किसमें होना चाहिए, नेटिव पॉपुलेशन को होना चाहिए। ठीक है, इसी के लिए सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो चुका है बेसिकली बिकॉज ऑफ द राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, देयर इज लिंग्विस्टिक इंपोजिशन राइट। अब इफ देयर इज लिंग्विस्टिक एसिमिलेशन जो कि हो रहा है, इट विल एक्ट एज अ बैरियर। ठीक है, तो क्या होगा, माइग्रेंट आ रहा है काम करने, नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली है ना, इट विल एक्ट एज काइंड ऑफ हिंड्रेंस। तो हो सकता है चला जाएगा, एम्प्लॉयबिलिटी बैरियर एक्ट करेगा राइट। It ties this municipal service access driving permit to regional language proficiency. It is happening for the first time, which will restrict obviously labor mobility. जब अर्बन इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो सबसे कोर फीचर क्या होता है अर्बन एरिया का, that you are independent, you are free, you have freedom basically. आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है to take up any job. बट यहाँ क्या कर दिया है, एक रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, दिस इज एक्टिंग एज अ, इसको मैंडेटरी कर दिया विच विल एक्ट एज अ एम्प्लॉयमेंट बैरियर। अर्बनाइजेशन होने के लिए अर्बनाइजेशन के ट्रेड्स आर इंपॉर्टेंट। अगर आप उसको किसी भी तरीके से रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो थ्रू दिस रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी और एनी अदर थिंग, तो इट विल रेस्ट्रिक्ट दिस लेबर मोबिलिटी। जहां लेबर मोबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हुआ राइट, तो वो माइग्रेंट ही काम कर रहा था, लेबर का शॉर्टेज हो जाएगा, डिमांड तो उतना है, इट विल रेज अप प्राइसेस। देन अर्बन वर्कफोर्स जो इंडिया का जितना भी है दिट इज माइग्रेंट डिपेंडेंट। जितने भी, जैसे फॉर एग्जांपल योर मेट्रो सिटीज है ना, यू टॉक अबाउट मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, तो मेगा सिटीज जो है दे रिलाई ऑन दिस माइग्रेंट लेबर फॉर देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किल। एंड दिस लिंग्विस्टिक जो आपने इंपोजिशन किया है वो क्या कर रहा है, इट इज पीनलाइजिंग देम। ठीक है, तो रादर देन एकोमोडेटिंग, अर्बन एरिया का या अर्बनाइजेशन का एक और ट्रेट है दैट इट एकोमोडेट्स है ना। रूरल एरिया से अर्बन एरिया लोग इसीलिए आते हैं बिकॉज यहाँ उनको फ्रीडम मिलता है दैट दे कैन वर्क ऑन एनी ऑक्यूपेशन, यहाँ कोई पूछने नहीं वाला कास्ट एंड ऑल। तो अर्बन एरिया का या अर्बनाइजेशन का एक ट्रेट था एकोमोडेशन, वहां से हट के क्या हो जा रहा है, इट इज क्रिएटिंग दिस हिंडरेंस की जहाँ आपको लैंग्वेज आना चाहिए। तो रादर देन दिस एकोमोडेटिंग माइग्रेंट्स फॉर देयर लेबर एंड स्किल्स, क्या कर रहा है, देयर इट इज पीनलाइजिंग। देन कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल से देखें तो आपके पास आर्टिकल 19(1)(e) है which is giving you freedom to reside or settle in anywhere or any part of the India। हाँ, इसमें कुछ restrictions हैं। Then similarly article 19(1)(g) you have this freedom to practice any profession, legal profession, but obviously कुछ परमिट होता है जैसे जनरली हम देखते हैं ट्राइबल एरिया में, बट जो लिंग्विस्टिक परमिट है हम पहली बार देख रहे हैं। अब ये समझ में आता है दैट इट इज द फेलिंग ऑफ दिस अर्बन गवर्नेंस
It is a marker of that failure of urban governance. It reflects that there is narrow linguistic politics which is overriding urban planning. मतलब आप पॉपुलेशन और रिसोर्स का जो ये बैलेंस है अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, राइट? पॉपुलेशन या ज्यादा हो चुका है, रिसोर्स कम है, तो आपको क्या करना है, जो सन ऑफ द सॉइल पॉलिटिक्स इससे वजह से जो जनरेट हुई है, तो उसमें क्या कर रहे हो आप, माइग्रेंट्स को दोषी मान रहे हो, यू आर ब्लेमिंग देम. So this urban planning is not inclusive, rather it is exclusionary. और कोई भी अर्बन प्लानिंग अगर एक्सक्लूजनरी हो जाता है तो हम देखते हैं उससे क्या जनरेट होता है. हम देखा है, हमने जैसे अर्बन एरियाज में देखा स्लम्स. स्लम्स क्यों जनरेट हुआ है? इट इज ड्यू टू एक्सक्लूजनरी अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज. ठीक है. सिमिलरली घेटोज जनरेट होते हैं. घेटोज मतलब एरियाज ऑफ नेग्लेक्ट. तो दीज आर सम फेलियर और मार्कर ऑफ दिस अर्बन प्लानिंग, फेलियर ऑफ दिस अर्बन प्लानिंग, जहां ये एकोमोडेट नहीं कर, एक्सक्लूड कर दे रहा है. ठीक है. जब स्टेट बैक कर दे रही है तो इट विल ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ जेनोफेबिया, बिकॉज जेनोफोबिया, ठीक है, हेट्रेड अगेंस्ट माइग्रेंट्स और आउटसाइडर. तो ये दीज आर सम कीवर्ड्स, जेनोफोबिया, गेटोस, ये सब डायरेक्टली आप यूज करते हैं. स्लम्स, है ना. क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अर्बन प्लानिंग को इंक्लूसिव नहीं रखा. अगर आप इंक्लूसिव नहीं रखेंगे तो आपके पास यही होगा, कभी भी एसडीजी 11 जो आपका अर्बनाइजेशन अटेन करना है ना, सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा. गॉट इट? सो फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज हैपनिंग दैट पॉलिटिकल आइडेंटिटी कंसर्न्स आर डिस्टॉर्टिंग दिस इकोनॉमिक अर्बनाइजेशन. उससे होगा क्या? इससे ये भी होगा कि स्टेट ने तो बैक कर दिया है. नाउ यू विल सी द पॉलिटिकल वर्कर्स, राइट, और पॉलिटिकल ग्रुप्स, दे विल काइंड ऑफ हैरास these vulnerable migrants more. ठीक है. इट यू विल ऑल्सो सी मोर ऑफ रिवर्स माइग्रेशन देन. अब 9 साल पहले कुछ ऐसा ही हुआ था. तो उस टाइम में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 9 साल पहले सिमिलरली जिस कंपल्सरी मराठी रूल फॉर ऑटो परमिट्स उनको क्रैश कर दिया था. ठीक है. बट दिख रहा है हमको कोर्ट के क्रैश करने के बाद भी दिस पॉलिसी और द स्टेट इज बैक स्लाइडिंग डिस्पाइट द जुडिशियल करेक्शन. जुडिशरी बार बार अपना स्टैंड बता दी है दैट जुडिशरी वांट्स टू प्रोटेक्ट योर फंडामेंटल राइट्स, बट यू सी दैट देयर इज पॉलिसी बैक स्लाइडिंग. आप अर्बनाइजेशन से इसको ऑब्वियसली कनेक्ट करोगे. सो दिस अर्बन प्लानिंग और दिस अर्बन गवर्नेंस इज एक्सक्लूजनरी. आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हो हर जगह. ठीक है. जो करंट अफेयर्स नोट बनाते हो उसको डायरेक्ट लिख सकते हो और इसमें एग्जांपल लिख सकते हो बेसिकली दैट दिस लिंग्विस्टिक प्रोफिशिएंसी मेकिंग मराठी लैंग्वेज मैंडेटरी, ठीक है, फॉर दिस कैब वर्कर्स, तो इट इज एक्टिंग एज एक्सक्लूजनरी. होगा क्या? टेंशन कैसे बढ़ेगा? इट विल लीड टू टेंशन बिटवीन रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एज वेल एज इंक्लूसिव माइग्रेशन ड्रिवन अर्बन ग्रोथ. तो जो आपके अर्बनाइजेशन जो इंडिया में होता है, इट इज माइग्रेशन फ्यूल्ड अर्बन ग्रोथ. ठीक है. तो दिस माइग्रेशन की वजह से ही आपका अर्बनाइजेशन होता है, ग्रोथ होता है. रीजनल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में क्या होगा? वोट बैंक पॉलिटिक्स विल इंक्रीज बिकॉज ऑल द रीजनल पॉलिटिक्स, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, दे विल यूज दिस इशू. तो क्या होगा? इन फ्यूचर विल सी लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म, है ना. लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म आप देखोगे. ठीक है. यू विल सी मोर फोर्स्ड लिंग्विस्टिक इंपोजिशन. ठीक है. एंड जो आपका ये देख रहे हो जिनके साथ ये हो रहा है, माइग्रेंट जो कि आप डिलीवरी राइडर एंड ऑल, ये वैसे ही बहुत इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं, ये वर्किंग पॉवर्टी से गुजरते हैं, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो लो होता है, तो दे आर मच मोर वल्नरेबल. ठीक है. तो यू कैन राइट दिस इन द चैलेंजेस ऑफ अर्बनाइजेशन. तो दिस कंप्लीट्स आवर फर्स्ट एडिटोरियल. अब आगे बढ़ते हैं सेकंड एडिटोरियल पे. दैट द एडिटोरियल सेज दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन. राइट. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक जहां से आप एक दो पॉइंट निकाल के अपने आप कंटेंट में लिख सकते हो. ठीक है. हिंदू में था ये. ठीक है. ऑथर इज पुलापरी बालाकृष्णन. फाइन. अब जो एडिटोरियल में इन्होंने बात की है, सो इन इकोनॉमी यू नो द कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है. डीएनएस, इनके बीच का जो रिलेशन है ये इकोनॉमी इसमें समझने में इजी होता है. नाउ इसी में हम देखेंगे दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट एजुकेशन. बहुत अच्छा एडिटोरियल है. ठीक है. एंड इट स्टार्ट्स विद नीट पेपर लीक. इट सेज दैट नीट पेपर लीक जो प्रोटेस्ट हुआ, इट ट्राइड टू पुट एजुकेशन क्वालिटी बैक इन द स्पॉटलाइट और फोकस. राइट. तो नीट पेपर लीक जो प्रोटेस्ट था दैट वाज अ इन्फ्लेक्शन पॉइंट, बट उसके नीचे देयर वाज डीप इकोनॉमिक क्राइसिस व्हिच वाज ब्रूइंग. क्राइसिस अबाउट इंडियाज अनएम्प्लॉयमेंट इश्यूज, क्राइसिस अबाउट इंडिया स्कूलिंग प्रॉब्लम. तो ये सब अंदर चल रहा है. राइजिंग दिस इनसे कॉस्ट, इन्फ्लेशन, डिक्लाइंड वेजेस, तो ये सब इशू चल रहा था. उसके बाद दिस नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट होता है, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट की तरह एक्ट कर रहा है. फाइन. सो इसी में जो एजुकेशन क्वालिटी पुट बैक इन द फोकस एंड फ्रेम दिस यूथ अनएम्प्लॉयमेंट एज अ स्कूलिंग प्रॉब्लम. बोला है कि भाई फाउंडेशनल लेवल का स्कूलिंग अच्छा नहीं है, स्किलिंग अच्छा नहीं है, दैट्स व्हाई दीज यूथ आर नॉट गेटिंग एम्प्लॉयमेंट. मतलब अगर स्कूलिंग अच्छा होता, अगर स्किलिंग अच्छा होता तो पक्का वो जॉब मिल जाता उनको. ये हम पढ़ते भी हैं, इंडिया में पढ़ते हैं. द कीवर्ड इज जॉब स्किल मिसमैच. आप कोई भी अंडर ग्रेजुएशन डिग्री के लिए आप एनरोल होते हो, 4 साल या 3 साल का जो कोर्स होता है उसमें जो भी चीज सिखाया जाता है दैट इज नॉट मार्केट रेलेवेंट. तो जो जॉब में चाहिए, जो स्किल चाहिए, वो आप नहीं होता आपके पास. देयर इज जॉब एंड स्किल मिसमैच व्हिच इज इन इंडिया, व्हिच इज राइटली हैपनिंग. तो इसलिए हम कहते हैं एक फैक्ट है कि इंडिया में जो फॉर्मली स्किल्ड पॉपुलेशन है, फॉर्मली स्किल्ड जो लेबर है, वो 5% के अराउंड है. ये मिनिस्ट्री का डेटा है, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट. नाउ यहाँ से इंटरेस्टिंग टेक आता है और इसी के लिए एक और चीज बताना चाहूंगा. ठीक है. मतलब ये डिमांड और सप्लाई से हम समझते हैं कि इंडिया में सप्लाई तो बहुत हो रहा है, मतलब सप्लाई ऑफ लेबर इज हैपनिंग, राइट. ठीक है. हर साल मार्केट में अराउंड 20 मिलियन और 2 करोड़ लेबर फोर्स एंटर करती है काम के लिए, काम ढूंढना, उसको काम चाहिए. ठीक है. तो सप्लाई हो रहा है, गवर्नमेंट उसमें काम भी कर रही है. यू हैव स्किल इंडिया, ठीक है, जो स्किलिंग दे रही है. यू हैव दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एज ऑफ नाउ. फाइन. आयुष्मान भारत से आप हेल्थ अच्छा कर रहे हो फॉर एग्जांपल, या इंश्योरेंस दे रहे हो. ठीक है. देन ई श्रम पोर्टल है, मेनी थिंग. तो सप्लाई वाला पार्ट में इंडियन गवर्नमेंट इज डूइंग विद और हैव मेनी स्कीम्स जहां आप स्किल कर रहे हो, एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हो, हेल्थ का ध्यान रख रहे हो.
इंश्योरेंस भी काफी हद तक कवर किया हुआ है, ठीक है, यू हैव अटल पेंशन, सॉरी दिस आयुष्मान भारत है, ठीक है, उसके बाद पेंशन का ध्यान रखने की बात करें, यू हैव लेबर कोड्स ना, तो सप्लाई साइड में आपने काम किया हुआ है या कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से एडिटोरियल बताता है द ट्रिगर इवेंट, फाइन, दैट नेशन वाइड प्रोटेस्ट आफ्टर दिस नीट पेपर leak pushed students to demand more than exam integrity fixes. It highlighted this poor education quality and broader youth unemployment challenge. जनरली पब्लिक में क्या ट्रीट करते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इट इज अ फॉल आउट और इट इज अ रिजल्ट ऑफ एजुकेशन सिस्टम विच इज अनफिट फॉर द जॉब मार्केट, जो हमने देखा जॉब स्किल मिसमैच, फाइन। मतलब अगर आप बेटर स्कूलिंग देते हो, स्किलिंग देते हैं, तो आप ये करेक्ट हो जाएगा, डिमांड सप्लाई सही हो जाएगा, ठीक है। इसी का काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं दैट अगर कोई स्टेट लाइक केरला, जहां तो एजुकेशन जैसे एजुकेटेड वर्कफोर्स है, स्किल्ड वर्कफोर्स है, बट यू सी जितना ज्यादा आप एजुकेटेड रहोगे, जितना ज्यादा स्किल्ड रहोगे, उतना ज्यादा आपके पास चांसेस हैं कि आप अनएम्प्लॉयड रहो। देयर इज अ न्यू टर्म विच इज बेसिकली ग्रेजुएटेड और ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट, है ना, अनएम्प्लॉयमेंट पहले लिख लेते हैं। द मोर यू आर हैविंग दिस डिग्री स्किल्स, ठीक है, बेटर एजुकेटेड यू आर, द मोर चांसेस, और द अनएम्प्लॉयमेंट रेट हाई होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। केरला इसका गुड एग्जांपल है। केरल has better educated and more skilled this workforce than many other states, but it has highest rate of youth unemployment, and it is a direct contradiction of this education gap theory जो हमने अभी तक देखा, सप्लाई साइड वाला जो थ्योरी था, ठीक है, उसका डायरेक्टली ये इसको काउंटर कर रहा है। नाउ आईटी सेक्टर में दिख रहा है, एक और चीज दिख रहा है आईटी सेक्टर में, हाईली स्किल्ड आईटी सेक्टर ऑब्वियसली वेयर वर्कर्स आर ऑलरेडी अडैप्टिंग टू दिस एआई रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, है ना, वर्कर्स हैव इतना ज्यादा कोर्सेस आ गए हैं एआई के दैट एवरीवन इज काइंड ऑफ मूविंग अप in skilling, है ना, they are skilling themselves regularly, तो AI related competency में they are adapting, है ना, but the problem is that wage for this skilled employees has barely risen, wages ही नहीं बढ़ा, ठीक है। it is suggesting, जो रिलेशन क्या बनता है कि स्किल अगर आप अपग्रेड कर लेते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास बेटर सैलरी हो जाएगा, बेटर सोशल ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी हो जाएगा, तो स्किल अपग्रेडेशन और एजुकेशन इट इज नॉट गारंटिंग, ठीक है, दैट यू हैव बेटर लेबर मार्केट आउटकम्स। यहीं से ये बताते हैं, ये जो एडिटोरियल में बताते हैं, ठीक है, कि भाई सप्लाई साइड का इशू है ही नहीं, that since skills and education do not matter, हमने अभी डेटा देखा केरल का और आईटी सेक्टर का, in the way policy assumes, the real जो explanation है वो कहाँ होगा, दूसरा साइड which is demand side of the economy and not the supply side, क्योंकि यहाँ तो गवर्नमेंट कर रही है ना, यहाँ यू हैव स्वयं प्लस फॉर एग्जांपल स्किलिंग के लिए बहुत ज्यादा है, तो प्रॉब्लम क्या होगा यहाँ डिमांड साइड, एंड दिस थ्योरी इज ऑब्वियसली करेक्ट। अब एक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन या पॉइंट डाल सकते हो, ठीक है, तो यही दिस इज अ क्लासिक सप्लाई साइड वर्सेस डिमांड साइड फ्रेमिंग, ठीक है। जनरली क्या होता है, हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट को ह्यूमन कैपिटल से फिक्स कर देते, सोच लेते, रीजन या टाई कर देते हैं, विच इज अ सप्लाई साइड इशू, है ना, स्किलिंग करिकुलम में रिफॉर्म, एनईपी आया फॉर एग्जांपल, बट यहाँ क्या हो रहा है, डिमांड मैनेजमेंट लेंस से हमको देखना पड़ेगा, विच इज अ केनीशियन अप्रोच, है ना, कि अनएम्प्लॉयमेंट दिस एम्प्लॉयमेंट इज जनरेटेड ओनली वेयर देयर इज डिमांड फॉर व्हाट एन इकोनॉमी प्रोड्यूसेस, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट तभी है, जॉब तभी जनरेट होगा जब इकोनॉमी में डिमांड होगा। फॉर एग्जाम्पल चाइना में क्यों जॉब जनरेट हो रहा है, बिकॉज चाइना इज टैप्ड इनटू ग्लोबल डिमांड, और इंडिया में हमेशा क्या है, कंजम्पशन लेड मॉडल रहा है हमें, तो कंजम्पशन लेड मॉडल है फॉर एग्जाम्पल, तो डोमेस्टिक डिमांड को टैप करता था। नाउ द आर्टिकल इज सेइंग दैट डोमेस्टिक डिमांड जो है वो डिक्लाइन हुआ है। अब जब डोमेस्टिक डिमांड ही डिक्लाइन होगा, राइट, तो क्या हो जाएगा, आप सप्लाई में जितना भी स्किलिंग कर लो जॉब ही जनरेट नहीं होगा, बिकॉज अब डिमांड जहां कम हुआ तो कंपनीज विल नॉट इन्वेस्ट, राइट, तो क्या होगा, मैं हायर ही नहीं करेंगे, कंपनी विल नॉट हायर और नॉट क्रिएट जॉब्स, ठीक है। तो इसी में आता है बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है दैट लेबर डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। फर्म्स या कोई भी कंपनी वर्कर्स को तभी हायर करती है जब ऑब्वियसली उनको कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करना होता है जो कि लोग खरीद रहे हैं, मतलब देयर इज डिमांड, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट राइजेस और फॉल्स विद द डिमांड फॉर आउटपुट एंड नॉट डायरेक्टली विद हाउ द स्किल द वर्कफोर्स इज। मतलब मेरे पास अगर ये फॉर एग्जांपल ये पेन अगर ये है, फॉर एग्जांपल पेंसिल है, फाइन, आप कितने भी अच्छे स्किल्ड पेन पेंसिल बनाने वाले हो, एकदम बहुत ज्यादा अच्छा, बट अगर इसका डिमांड ही नहीं है तो मैं हायर ही नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो वही रीजन बता रहे हैं, द एग्रीगेट डिमांड हैज स्लोड एंड दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस unemployment crisis. Aggregate demand has slowed, ठीक है, and it has decelerated over last decade, which is weakening the pull for labor across sectors. इन्होंने सेक्टोरल एविडेंस भी दिया कि अगर 11 सेक्टर की हम बात करें टोटल जो आप नेशनल इनकम के लिए लेते हैं, 7 उसमें सेम पेस या फिर लोअर पेस से बढ़ा है, बस एक ही बढ़ा हुआ है उसमें जो रियल एस्टेट, इट ग्रू फास्टर, बट रियल एस्टेट का जो एब्जॉर्प्शन, लेबर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इट इज वेरी लो कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री, ठीक है। अब ये चीज जो एविडेंस है वो दिख रहा है, डेटा जो सजेस्ट करता है वो 2016 का जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस टाइम से स्लो डाउन हो गया, तो वहां से शॉर्ट टर्म शॉक तो मिला ही, पर उसके कारण लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ड्रैग भी हुआ, ओवरऑल डिमांड भी गिर गई, ठीक है, राइट। तो मेजर 2 इशू है, फर्स्ट इज स्लोइंग कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट कंपनीज नहीं कर रही है, बाई बिकॉज डिमांड ही नहीं है, फाइन, और इन्वेस्टमेंट कब से नहीं कर रही है देख रहे हो, सिंस 2010, मतलब तब से डिमांड का इशू है। सेकंड, एडवर्स, जो बहुत अच्छा रीजन है, एडवर्स टर्म्स ऑफ ट्रेड अगेंस्ट फूड, राइट। जनरली क्या होता है, जब इन्फ्लेशन का जब ग्रोथ फेज होता है तो इन्फ्लेशन रहेगा, जब इन्फ्लेशन रहेगा मतलब क्या, फूड इन्फ्लेशन हो रहा है तो प्राइसेस विल इंक्रीज, है ना, फूड के प्राइसेस भी बढ़े होंगे। लेकिन जब इकोनॉमी रिसेशन वाला टाइम आता है, जब इन्फ्लेशन कम हो रहा है तो जनरली प्राइस डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उस टाइम भी ये देखा गया कि फूड प्राइसेस हैज बीन क्लाइंबिंग इन हाई ग्रोथ फेज आल्सो एंड लो ग्रोथ फेज आल्सो, है ना, तो फूड प्राइसेस हैज बीन राइजिंग सिंस 2009। तो मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं
₹100 आप कमा रहे हैं, ठीक है, उसमें फूड के लिए मेरा जो प्राइस, वो फूड का प्राइस बढ़ रहा है बार बार, हर साल बढ़ रहा है, तो अगर मेरा जो ज्यादातर चंक ऑफ इनकम इज गोइंग टू फूड, टू सिक्योर फूड, तो मेरे पास इनकम बचेगा ही नहीं कि मैं कुछ और डिमांड कर पाऊं, बिकॉज पहले मुझे अपना बेसिक नीड फुलफिल करना पड़ेगा, एंड दैट इज टेकिंग टू मच ऑफ माई इनकम, राइट। एंड ग्लोबली हम जब देखते हैं, ग्लोबली क्या होता है कि जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करती है, तो फूड जो है ना, फूड आइटम्स, इट टेंड्स टू गेट स्टीपर, ठीक है, फूड जो है सस्ता होता है, ठीक, कंपेयर टू अदर गुड्स। बट इंडिया में ऑपोजिट हुआ है, ठीक है, फूड इज कॉस्टली विच इज रिलेटिव टू द इनकम, जितना वेज ग्रोथ हुआ है उसके कंपैरिजन में फूड का जो कॉस्ट है वो भी बढ़ा है, ठीक है। अब दिस कॉस्टलियर फूड इज डिसप्रोपोर्शनेट इनटू दिस बजट्स ऑफ वेज अर्नर्स। आप जब कमाते हो तो एक मेजर चंक यू आर गिविंग टू सिक्योर योर फूड, डाइट, न्यूट्रिशन, ठीक है, तो ये पूरे के साथ भी हो रहा है, एंड उनके पास अब कम बच रहा है टू स्पेंड ऑन अदर, तो इसीलिए डिमांड ही जनरेट नहीं हो रहा है, एंड दैट इज डैम्पनिंग द डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड सर्विसेज। तो जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वो पूरा एक विशियस साइकिल बन जाएगा, डिमांड नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है तो जॉब हायरिंग नहीं है, जॉब हायरिंग मतलब जॉब क्रिएशन नहीं। वेज एविडेंस से इसको समझ में आता है दैट रियल वेजेस ऑफ रूरल वर्कर्स हैव स्टैग्नेटेड फॉर ईयर्स एंड रियल अर्निंग्स ऑफ बोथ सैलरीड एंड सेल्फ एम्प्लॉयड हैज आल्सो डिक्लाइंड। ये भी ट्रू है। एमजी नरेगा में भी जो गवर्नमेंट वेज प्रॉमिस करती है, इट इज बिलो दिस मिनिमम वेज, ₹3000 पर डे प्रॉमिस करती है। अब इसमें आते हैं ग्राउंड रियलिटी चेक कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट को सिर्फ एजुकेशन प्रॉब्लम बोल देना पोस्ट नीड, ठीक है, डिमांड साइड को अगर वीक है, इसको आप सॉल्व कर ही नहीं रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो दिक्कत होगा कि कभी भी अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस सॉल्व नहीं हो सकता। नो डाउट आपको सप्लाई साइड के इशू सॉल्व करने पड़ेंगे, है ना, कि एजुकेशन में रिफॉर्म लाना पड़ेगा, स्किल को देना पड़ेगा, स्केलिंग अच्छा करना पड़ेगा, बट आपको डिमांड साइड वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व करना पड़ेगा। नहीं तो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ने जिस टैक्स कट किया था फॉर कॉर्पोरेट सेक्टर, ठीक है, टू रिवाइव द एनिमल स्पिरिट ऑफ दिस प्राइवेट सेक्टर, कि भाई अब वो लोग इन्वेस्ट करेंगे, बट प्राइवेट कंपनीज ने इन्वेस्ट नहीं किया जितना एक्सपेक्टेड था। इन्वेस्टमेंट करते तभी जॉब क्रिएट होता। अब वही कह रहे हैं, इन्वेस्ट इसीलिए नहीं किया क्योंकि डिमांड नहीं था, ठीक है। अब जो गैप जनरेट हुआ था क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट नहीं किया, राइट, तो वैक्यूम क्रिएट होगा, वैक्यूम हो नहीं सकता, तो पब्लिक या गवर्नमेंट इन्वेस्ट करेगी, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट अगर करती है तो ज्यादातर कहां करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे करती है, ठीक है, जैसे हाईवेज, एयरपोर्ट्स, पावर पोर्ट्स। अब वो जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है उतना नहीं होता जितना प्राइवेट सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग करके करे और कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स में हो, ठीक है। तो इसीलिए जो सॉल्यूशन है, वी नीड टू रिवाइव दिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वाया डिमांड। तो कैसे होगा, बाय प्रोटेक्टिंग रियल इनकम्स फ्रॉम फूड प्राइस शॉक्स, इट इज अ प्री कंडीशन फॉर दिस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। फूड जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इट इज डायरेक्टली बेसिकली टाइड टू फ्यूल इन्फ्लेशन। अगर आप फ्यूल में जो आप जैसे एक्साइज ड्यूटी बहुत ज्यादा बढ़ा रखी है, पहले ₹9 ₹10 होता था, अब वो 31-32 रुपीज हो चुका है, राइट। तो फ्यूल इन्फ्लेशन इज डायरेक्टली टाइड टू फूड इन्फ्लेशन, वन ऑफ द रीजन, ठीक है, बिकॉज जितना भी आपका फूड ट्रांसपोर्ट होता है जनरली आप बाय रोड ज्यादा होता है, कभी भी डोमिनेट करता है, एंड तो फ्यूल उसका डायरेक्टली कोरिलेशन बन जाता है। देन जो भी आप गवर्नमेंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट डाल रही है, स्मार्टर एलोकेशन ऑफ पब्लिक इन्वेस्टमेंट, यहाँ आपको एक अच्छा कीवर्ड मिलता है विच इज एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिटी मतलब ₹1 में मैं ₹1 अगर डाल रहा हूँ तो उससे मुझे देखना है कितना जॉब क्रिएट हो रहा है, तो बेसिकली इट इज मैक्सिमाइजिंग जॉब क्रिएशन पर रुपी स्पेंड, दिस इज वन कीवर्ड फॉर यू। देन एजुकेशन पॉलिसी ऑब्वियसली इट मैटर्स बट इट इज नॉट सफिशिएंट इनफ फॉर दैट, ठीक है। द कंक्लूजन, इसमें बहुत एक अच्छा लाइन है कंक्लूड करने के लिए, स्किल्स ओपन द डोर टू अ जॉब बट ओनली डिमांड कैन वॉक अ वर्कर थ्रू इट। जब तक डिमांड नहीं होगा, जितना भी आप स्किल्ड हो, जॉब से नहीं होगा, ठीक है। तो इंडिया जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस नीड्स अर्जेंट एंड करेक्टिव पॉलिसी एक्शन बोथ फ्रॉम डिमांड साइड आल्सो एज वेल एज सप्लाई साइड आल्सो, ठीक है। एंड ये आप यूज कर सकते हो ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट में, इन्वेस्ट जीएसटी का इन्वेस्टमेंट इशू में यूज कर सकते हो, सोशल जस्टिस वाला जो एजुकेशन है उसमें यूज कर सकते हो, ठीक है, एंड दिस ऐसे में तो यूज कर सकते हो फॉर श्योर। तो दिस इज कंप्लीट्स आवर एडिटोरियल। नेक्स्ट एडिटोरियल है वन शक्ति वर्डिक्ट। नाउ इसमें जल्दी से इसको करते हैं। यू नीड टू नो द कंसेप्ट ऑफ EIA, ठीक है, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। ये क्यों आया था, ध्यान से देखना है ये जो ग्राफ को। इट वाज टू बैलेंस एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट को बचाना जरूरी है एंड डेवलपमेंट की नीड्स भी जरूरी है इन अ डेवलपिंग कंट्री, तो हमको ये बैलेंस करना पड़ेगा, दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बट जनरली हमने देखा है ना कि जनरली इम्बैलेंस हो जाता है कि हम प्रो डेवलपमेंट ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, और एनवायरमेंट जो है पीछे छूट जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जब क्या है, प्रो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट कर रहे हो आप, तो इट इज लीडिंग टू डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट, एंड इसमें कौन सफर करता है, ट्राइबल्स, उनका कल्चरल लॉस हो जाना, इट विल वायलेट देयर राइट्स, कंपनसेशन इशू क्रिएट करता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, इट इज हार्मिंग द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है। उसके बाद अगर सेकंड में लूं, टू मच फोकस ऑन एनवायरमेंट, फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा आपने एनवायरमेंट पे फोकस कर दिया तो क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट विल सफर, तो पॉवर्टी के चांसेस हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ कभी इंप्रूव नहीं होगा। तो इसीलिए दिस EIA बैलेंसेस एनवायरमेंट विद डेवलपमेंट, ये लाइन जो है बैलेंस की लाइन है, क्रिएट करता है। इसी के लिए एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट आया था, ठीक है, कि कोई भी आप डेवलपमेंट या प्रोजेक्ट ला रहे हो डेवलपमेंट के लिए, तो उसका एनवायरमेंट पे या प्रकृति पे क्या असर या क्या इंपैक्ट होगा, तो यही चीज 2006 में आई थी, ठीक है। अब देखते हैं इसमें दैट EIA नोटिफिकेशन 2006 में आया था, ठीक है, विच वाज अंडर EPA, है ना, EPA जो आपको पता होगा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत आया था, विच ऑब्टेन्स प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, कि भाई अगर आपको कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बनाना है तो पहले जो EIA है, जो इम्पैक्ट आपका देखा जाएगा कि आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का क्या इम्पैक्ट होगा ऑन ग्राउंड, ठीक है। सो एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचेगा एंड ऑल, ये चीज दिखता है, तो इसीलिए आपको एनवायरमेंटल क्लियरेंस देखना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन और एक्सपैंडिंग द प्रोजेक्ट और मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, और ये लीगल रिक्वायरमेंट था फॉर श्योर।
बट रियलिटी में क्या हुआ, ये भी आप एथिक्स में लिख सकते हो, बिकॉज हमने देखा है कि आप क्या है कि इंटरलिंकेजेस का जमाना है, तो आप बहुत जितना ज्यादा आप इसको यूज करो, इंटरलिंक करो, दैट विल बी द केस। तो ये एथिक्स में यूज हो सकता है, बैलेंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये जो दिस डायग्राम, ठीक है। सिमिलरली ये वाला यूज हो सकता है कि भाई लॉ इज डिफरेंट एंड रियलिटी इज डिफरेंट। इन रियलिटी क्या हो रहा है देखो, इन प्रैक्टिस थाउजेंड्स ऑफ इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, ठीक है, इट हैज स्टार्टेड वर्क विदाउट दिस क्लियरेंस। तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या ये आपको लेना ही है क्लियरेंस, बट रियलिटी में क्या हो रहा है, थाउजेंड्स में पहले ही प्रो डेवलपमेंट हो गया विदाउट नोइंग कि वो क्या इंपैक्ट क्रिएट करेगा, एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाएगा, पहले से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। क्यों किया, इसका रीजंस भी है, ये आपको कहां लिखना है या कहां से पता चलेगा, या आप कहां लिख सकते हो, एनवायरमेंटल गवर्नेंस वाले फैक्टर में, दैट दिस इज पुअर एनवायरमेंटल गवर्नेंस, ठीक है। जैसे रीजन बताया, ड्यू टू रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, अगर रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यू सी पुअर काइंड ऑफ मॉनिटरिंग एंड मोर वायलेशन, एंड देन सम ड्यू टू जेन्युइन मिसरीडिंग ऑफ द लॉ, बिकॉज लॉ इज कॉम्प्लेक्स हो सकता है, एंड सम ड्यू टू करप्शन पॉसिबल है, सम सिंपली स्किपिंग द प्रोसेस, ठीक है, तो करप्शन पॉसिबल है, फाइन, नॉन कंप्लायंस पॉसिबल है कि आप लॉ का आपको डेटरेंट ही नहीं, ठीक है। अब ये बैकलॉग क्रिएट हो गया क्योंकि इतनी सारी जो प्रोजेक्ट्स है उनको क्या था, एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना जरूरी था, बट इन्होंने स्टार्ट कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया फॉर एग्जांपल। अब इससे बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं, इकोनॉमी को भी फायदा हो रहा है, नो डाउट। तो ऑब्वियसली अब क्या करोगे, सडन स्टॉप करोगे तो इट विल लीड टू लाइवलीहुड लॉस, है ना, क्या हो जाएगा, जितना भी प्रोजेक्ट आपने पैसे लगाए, इन्वेस्टमेंट किया प्राइवेट सेक्टर ने, ठीक है, दैट विल गेट डिसरप्टेड। तो इसीलिए सेंटर ने टू डील विद दिस बैकलॉग, सेंटर ने 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया, विच इज अ वन टाइम 6 मंथ विंडो अंडर दिस सेक्शन 3 ऑफ 1986 एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। इसके थ्रू क्या हुआ कि एक टाइम, हाँ, उसके बाद ये भी हुआ 2021 में एक ऑफिस मेमोरेंडम व्हिच वाज काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी, तो सेंटर ने किया, दैट इज स्टैट्यूटरी, अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव एसओपी भी आता है, ठीक है। इसने क्या, पहले में क्या किया था, 6 मंथ का विंडो था क्लियरेंस लेने के लिए, या आप फाइन पटा दो, ठीक है, आपका प्रोजेक्ट रहेगा बट आप कुछ पैसे पटा दो, बट 2021 का जो ऑफिस मेमोरेंडम आता है, दैट केप्ट द विंडो ओपन फॉर इंडेफिनिट पीरियड, ठीक है। नाउ जब ऐसा हो जाएगा तो यार कोई भी प्रोजेक्ट इसका फायदा उठाएगा, है ना, कि भाई मुझे क्लियरेंस लेना ही नहीं है, मैं थोड़ा पैसे बढ़ा दूंगा, एंड काइंड ऑफ ना चलता है एटीट्यूड हो गया, ठीक है। मतलब ईआईए का जो इंटीग्रिटी है, एनवायरमेंटल गवर्नेंस का जो इंटीग्रिटी है, वो तो स्टेक पे आ गया, ठीक है। इसी को एक एनजीओ है वन शक्ति, उन्होंने चैलेंज किया था, ठीक है, दैट इट इज इलीगल। तो जो 20 अभी जो जजमेंट आ रहा है, दैट इज अ फाइनल वर्ड, ठीक है, एंड दैट हैज बैलेंस्ड, ठीक है। तो वन शक्ति के जो जजमेंट है 3 राउंड में आए थे, पहले 2025 में आए थे, जो अभी देखना है हमको, ये देखते हैं कि पहले तो क्या किया जजेस ने क्या किया, 2017 की नोटिफिकेशन को और 2021 के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो एसओपी था, ठीक है, उसको बोला, जो कीवर्ड आप पढ़ते होगे, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस, कि भाई आपने एनवायरमेंट मतलब प्रोजेक्ट बनाना पहले ही स्टार्ट कर दिया बिना क्लियरेंस लिए, दैट इज एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस, व्हिच इज एलियन टू दिस एनवायरमेंटल जुरिस्प्रूडेंस, मतलब दैट इज काइंड ऑफ वायलेटिंग, ठीक है, एनवायरमेंटल प्रिंसिपल्स, राइट। उसके बाद सेंटर को बाहर किया या स्टॉप किया है, दैट सेंटर कैन नॉट इशू सिमिलर इंस्ट्रूमेंट इन फ्यूचर, देखिए वो सेफ गार्ड है। उसके बाद उसका रिव्यू होता है, बिकॉज क्रेडाई ने चैलेंज किया था, ठीक है। दैट लास्ट में फिर क्या हो जाता है, अभी जो रिहर्ट किया, दैट जजमेंट वाज रिजर्व। अब जजमेंट की बात करते हैं क्या हुआ है, ठीक है। तो पहले ये देख लेते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है वो स्टैट्यूटरी है ना, ये 1986 के अंदर आता है। 2017 में सेंटर के पास पावर है, तो वन टाइम विंडो खुला था, एंड इट वाज हेल्ड एज वैलिड, कोर्ट ने इसको वैलिड माना है, बिकॉज इट वाज टाइम बाउंड, कि भाई इस टाइम में क्या करना है ना, जो भी है वो है, क्लियरेंस ले लो आप, है ना, पैसे पटा लो या उसका फाइन दे दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट जो 2021 वाला है, विच लेफ्ट द विंडो फॉर इंडेफिनिट पीरियड, इसको पूरा ही क्रैश कर दिया प्रोस्पेक्टिवली, दिस, ठीक है, इसको अब से क्वैश कर दिया, अब नहीं होगा। तो कोर्ट ने क्या बोला है कि प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस इज नॉन नेगोशिएबल, कि भाई आपको करना ही, जो भी प्रोजेक्ट जिन्होंने स्टार्ट कर दिया कंस्ट्रक्शन या ऑपरेशन विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस, मतलब ईआईए का सर्टिफिकेट नहीं लिया, ठीक है, नाउ दे कैन नॉट सीक दिस रेगुलराइजेशन अंडर 2017 और 2021 वाला जो, ठीक है। तो दीज रूट्स आर क्लोज फॉर फ्रेश वायलेशन, जो चीज होगी आज के बाद, जो दिस जजमेंट के बाद आप फिर से वो रूट नहीं अपना सकते, तो दैट इज गुड, दैट इज प्रो एनवायरमेंट, ठीक है, क्योंकि वो लूप होल यूज करते थे। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जो 2021 वाला था वर्सेस 2017 वाला वन टाइम विंडो, उसके बीच में क्या किया कोर्ट ने, डिफरेंशिएट किया है, दैट ऑफिस मेमोरेंडम जो 2021 वाला, दैट इट कैन नॉट सब्स्टिट्यूट और ओवरराइड अ स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन, गॉट इट, ठीक है। सो उसको क्या है, स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन को बेटर माना है बेसिकली। अब उसके बाद कोर्ट ने एक और चीज किया कि सेंटर हैज दिस स्टैट्यूटरी पावर अंडर सेक्शन 3 ऑफ ईपीए, कि सेंटर फ्रेश मैकेनिज्म से ला सकती है टू हैंडल दिस पेंडिंग वायलेशन केसेस, अगर उसको लगता है कि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में, तो सेंटर के पास ही पावर है, बट वो कैसे लाएगी, थ्रू प्रॉपर स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव वाला नहीं चलेगा, ठीक है। अब सेफगार्ड्स भी हैं, जजमेंट ये कहता है कि भाई अगर आप ऐसा कुछ भी लाते हो टू क्लियर दिस बैकलॉग, तो कोई भी ऐसा नोटिफिकेशन लाओगे, दैट मस्ट बी स्ट्रिक्टली टाइम बाउंड, वन टाइम, एंड शुड बी बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, एंड शुड इंक्लूड एनवायरमेंटल डैमेज असेसमेंट, रेमेडिएशन मेजर्स, एनवायरमेंटल कंपनसेशन होना चाहिए, एंड स्ट्रिक्ट कंप्लायंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो कोर्ट ने एक ब्रॉडन या चेक, यस, एक ब्रॉडन दिस चेक दे दिया है एग्जीक्यूटिव पावर के ऊपर, अगर ला रहे हो तो लाओ इन द लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट, बिकॉज यू हैव टू हैंडल दीज केसेस, बट इट शुड टैकल विद ऑल दिस इश्यूज, है ना, हर एक चीज करना होगा।
ठीक है। सो जो आपको ध्यान रखना ही करना है दैट दिस वर्डिक्ट इज टाइड टू रिकंसाइलिंग टू कंपीटिंग कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। पहला, प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल अंडर आर्टिकल 21 बिकॉज क्लीन एनवायरमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर राइट टू लाइफ, वर्सेस प्रैक्टिकल रियलिटी जो होता है कि भाई इन्वेस्टमेंट आपने बना दिया, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। ठीक है, तो कोर्ट इज ड्रॉइंग अ लाइन बिटवीन दिस एग्जीक्यूटिव ओवररीच एंड दिस लेजिटिमेट डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। तो एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेशन है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, उसके बीच में बैलेंस कर रहा है पहला। सिमिलरली एनवायरमेंट और डेवलपमेंट के बीच में बैलेंस कर रहा है, राइट। देन राइट टू लाइवलीहुड दिस वर्सेस राइट टू एनवायरमेंट, राइट, इस क्लीन एनवायरमेंट, इसके बीच में बैलेंस कर रहा है। तो यू हैव दिस वन शक्ति से हम क्या समझ सकते हैं या क्या लिख सकते हैं? ठीक है, इट इज बैलेंसिंग बिटवीन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बैलेंसिंग आर्टिकल 21 which is right to clean environment and right to livelihood जो occupation वाला है, for example तो article 19। similarly it is also balancing this executive है ना with legislature, इसका legislation versus इसका जो order आया था। ठीक है, तो इसमें कीवर्ड्स जानने हैं आपको, क्या जानने हैं? एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस, ईआई के नोटिफिकेशन, सेक्शन 3 ऑफ ईपीए, वॉयलेट फर्स्ट रेगुलराइज लेटर, दैट वाज अ नॉर्म, इसको ही कोर्ट ने चेंज कर दिया। देन प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल आर्टिकल 21। तो ये सब दीज आर सम कीवर्ड्स। सो वे फॉरवर्ड इसका क्या है कि क्यों हो रहा है चीज? रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी की वजह से, देयर इज वीक मॉनिटरिंग सिस्टम एंड देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव शॉर्टलिस्टिंग, एथिकल इशू भी है, इसको भी लिख सकते हो। इसी की वजह से देयर बाईपासिंग दिस मैंडेटरी प्रायर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। इफेक्ट क्या हो रहा है? तो प्रोजेक्ट्स आर लेफ्ट इन लीगल लिम्बो, इन्वेस्टर जो पैसा लगाते हैं दे फेस रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी एंड एनवायरमेंटल गवर्नेंस सफर्स, इट लूजेस क्रेडिबिलिटी। तो गुड गवर्नेंस सफर्स, गवर्नेंस का इशू भी है। विक्स कैसे होगा? अ नैरो टाइम बाउंड स्टैट्यूटरी नोटिफिकेशन विद डैमेज असेसमेंट, रेमिडिएशन एंड कॉम्पनसेशन प्लस स्ट्रॉन्गर रियल टाइम कंप्लायंस। ठीक है, सेंटर के लिए करना होगा दैट इट मस्ट फ्रेम अ फ्रेश नोटिफिकेशन अंडर सेक्शन 3 जो कि ईआईए को के जो रूल्स और प्रिंसिपल्स है उसकी इज्जत करे, नॉट एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। इंडस्ट्रियल डेवलपर के लिए नो फ्रेश एप्लीकेशन कैन बी मेड अंडर दिस अर्लियर वायलेशन मैकेनिज्म। आपको फिर रेगुलेटरी जो है, रेगुलेटरी बॉडीज है उसको स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। दैट शुड बी रियल टाइम प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग, सैटेलाइट ट्रैकिंग हो सकता है, थर्ड पार्टी ऑडिट्स हो सकता है। इट विल रिड्यूस दिस फ्यूचर वायलेशन। सिमिलरली एनजीओ के साथ या सिविल सोसाइटी के साथ आप क्या करोगे? कोलैबोरेट करोगे फॉर बेटर मॉनिटरिंग। ठीक है, देन कंक्लूजन में यही है that judgment closes this old regulatory route for pending violation while preserving the integrity of environmental governance। ये समझो, ठीक है। तो इसको आप environment governance ethics ऐसे ये सब में यूज कर सकते हो, and this is a practice question for you। Now let's move to last and final theme which is related to manufacturing। I hope you are enjoying this series and reading editorials because it is very fun, it is very it is a learning process। आप बहुत कुछ सीखते हो, आप बहुत सारे एडिटोरियल से ही आपका कंटेंट बन जाता है। अगर आपने फाउंडेशन कर रखा है उसके बाद ये एडिटोरियल जो है ना, इसके जो कंटेंट है, इट विल बिलीव मी ये बहुत ज्यादा आपको एनरिचमेंट देने वाला है। मीन्स में यही एक्चुअली काम करेगा। तो इसमें आते हैं बहुत लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि मीन्स के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तो बेस्ट वे इज एडिटोरियल। ग्रेजुअली मैं प्रीलिम्स के लिए भी कुछ लाने वाला हूँ, है ना। तो हम प्रीलिम्स के लिए भी हम देखेंगे न्यूज़पेपर से कैसे पॉइंटर्स उठाना है, ठीक है, पीआईबी से कैसे पॉइंटर उठाना है। इस पे आते हैं मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ फ्रॉम स्केल टू सब्सटेंस। नाउ यू नो दिस कि इंडिया में जो मेन इशू है, ठीक है, दैट जो कीवर्ड लिखते हैं दैट इज मिसिंग मिडिल। कीवर्ड जो है इंडिया में मिसिंग मिडिल। कोई भी इकोनॉमी में जो इंडस्ट्री होती है तो लार्ज होती है ऑब्वियसली, ठीक है, मिडिल इंडस्ट्रीज होती है एंड यू हैव दिस माइक्रो स्मॉल एंड, ठीक है, मीडियम इकोनॉमीज। तो इंडिया में क्या हुआ है, ये ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, लार्ज बहुत कम है, एंड ये जो है ट्रांजिशन तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इसी को बात करते हैं कि हमको अगर जॉब ग्रोथ करना है तो ऑब्वियसली हमको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ाना पड़ेगा। और उसके लिए हमको चाहिए ना कि भाई बड़े हमारे पास कंपनीज हो। तो इसी में पहले स्केल की बात करते हैं। तो स्मार्टफोन का हमने देखा दैट स्मार्टफोन ड्यू टू दिस इंडिया पीएलआई एंड मेक इन इंडिया पॉलिसी, इंडिया इज नाउ वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर। ठीक है, स्मार्टफोन जो है एक्सपोर्ट होता है, ठीक है, अंडर दिस पीएलआई स्कीम। ठीक है, अब एक इलेक्ट्रॉनिक्स जो स्टैंड आउट हुआ है पीएलआई के अंदर, बट जो दूसरे सेक्टर लाइक ऑटोमोबाइल, ठीक है, फार्मा, ये ऑल दी सेक्टर्स हैव बीन बेनिफिटेड ड्यू टू दिस पीएलआई। बट जो मेन इशू है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी गैप। तो कीवर्ड आपके लिए कीवर्ड है टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी एंड इट इज अ रियल ग्रोथ इंजन। ये डिसाइड करेगा, है ना, कितना जॉब जनरेट होता है नॉट। ठीक है, तो ये जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है वो 1980 से लगभग देखोगे मतलब इतना ही लगभग है, 2.1%, 2.3 से 2.1% के करीब ही है। राइट, अब अगर ये जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो नहीं बढ़ेगा। क्यों हो रहा है ये? ड्यू टू इंडिया सफर्स फ्रॉम दिस आर&डी डेफिसिट। इंडिया जो है 0.64% ऑफ जीडीपी जो है आर&डी पे इन्वेस्ट करता है, विच इज बिलो दिस चाइना, यूएस और साउथ कोरिया। ठीक है, इसमें से देखा होगा प्राइवेट सेक्टर कम करता है, जितना भी आता है वो गवर्नमेंट से ही आता है। गवर्नमेंट ने उसके लिए अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन या 1 लाख करोड़ का आर&डी बताया है। ठीक है, बट इट शुड स्टेप अप। प्रैक्टिकल टारगेट कितना होना चाहिए? 1.5%। जो मेन इशू यहाँ से आता है मिसिंग मिडिल। ठीक है, इंडिया के पास क्या, इट हैज इनॉर्मस एंटरप्रेन्योरियल बेस बट वेरी फ्यू एंटरप्राइजेस ग्रेजुएट फ्रॉम माइक्रो टू स्मॉल और स्मॉल टू मीडियम स्केल। ठीक है, इंडिया में जो आपको डेटा याद रखना है दैट 99.3% आर माइक्रो इंडस्ट्रीज। जस्ट इमेजिन इंडिया में जितनी इंडस्ट्रीज है ना, कितना 89.5 मिलियन रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेस है, उसमें 99.3 क्या है, माइक्रो है। ठीक है, एमएसएमईज की बात करें तो 35% मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट देता है, लगभग 50% एक्सपोर्ट देता है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। बट जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हुआ पीएलआई जो बहुत सक्सेसफुल हुआ, ठीक है, वो कितना है, सिर्फ 18 to 20%।
ठीक है। अब मीडियम साइज फर्म्स होते हैं वही रियल इंजन होते हैं कोई भी इकोनॉमी के, फॉर प्रोडक्टिविटी, फॉर एक्सपोर्ट्स, फॉर जनरेटिंग जॉब, फॉर्मल जॉब्स मतलब, राइट। बट दीज आर स्पार्स, दीज आर वेरी लेस। क्यों है? बिकॉज देयर आर मेनी इश्यूज, क्रेडिट कंस्ट्रेंट्स, रेगुलेटरी थ्रेशोल्ड्स, limited market access, lack of land and labor reforms. Similarly, they want to remain this in a micro sector because जब माइक्रो रहते हैं तभी गवर्नमेंट हैंड होल्ड करती है, प्रोटेक्ट करती है, राइट। तो इट क्रिएट्स डिपेंडेंसी, ये भी एक रीजन है, ठीक है। देन एक और चीज है, स्केल बिकम्स ए ट्रैप। स्मॉलर फर्म्स दे कैन नॉट जस्टिफाई कि ऑब्वियसली अगर उनको बड़ा बनना है तो उनको इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट तभी करेंगे जब उनको लार्ज ऑर्डर मिलेगा, तभी वो इन्वेस्ट करेंगे ना, डिमांड है तब लार्ज ऑर्डर आया तभी वो इन्वेस्ट करेंगे, तभी वो अपने सोफिस्टिकेटेड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। बट दे कैन नॉट विन दिस लार्ज ऑर्डर बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग। लार्ज ऑर्डर इसलिए नहीं मिलता बिकॉज उन्होंने इन्वेस्ट ही नहीं कर रखा, ठीक है। अब जो डेटा आपको याद रखना है, दैट 1% राइज इन ग्लोबल वैल्यू चेन पार्टिसिपेशन, इट विल लिफ्ट पर कैपिटा इनकम बाय मोर देन 1%, ठीक है। तो जितने भी आपने देखा है जो साउथ ईस्ट इकोनॉमीज है, ईस्टर्न इकोनॉमीज है, जो बड़े हैं, कैसे बड़े? जीबीसी में इंटीग्रेट करके। बट इंडिया तो पार्ट ही नहीं है आरसीपी का, ठीक है, सीटीपीपी का, राइट। तो दैट इज हर्टिंग अस। तो इंडिया का बैकवर्ड लिंकेज स्ट्रेंथन हुआ है थ्रू दिस पीएलआई स्कीम, वी एग्री। बट जो जीबीसी में इंटीग्रेशन नहीं हुआ, जो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन है, इट इज लेस, राइट। दैट्स व्हाई वी आर सफरिंग, ठीक है। तो ईस्ट एशिया का लेसन यही है सब जो देखने को मिलता है, दैट कंट्रीज दैट एम्बेडेड themselves in GVC, they saw rapid industrial upgrading, ठीक है। तो इंडिया को अगर रेप्लिकेट करना है, अपना जो मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी 25% तक लेके जाना है, या फिर डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूटिलाइज कराना है बाय क्रिएटिंग जॉब्स, उसका एक ही कि जब हम ग्लोबल वैल्यू चेन में पार्टिसिपेट करें। फाइन, इनेबलिंग कंडीशन हमने किया है, जो इससे पहले एडिटोरियल था सप्लाई साइड वाले में, कि स्किल आपको बढ़ाना होगा, इंफ्रा क्रिएट करना होगा, रिफॉर्म करना होगा, तो है ना, ह्यूमन कैपिटल आपको करना होगा, दैट स्किलिंग करना होगा बेसिकली, दैट यू नीड टू इन्वेस्ट इन फिजिकल एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन रिफॉर्म मोमेंटम, जीएसटी हमने किया ही है। देन जन विश्वास एक्ट लाया था, दैट डीक्रिमिनलाइज प्रोसीजरल प्रोविजंस, यू हैव द सिंगल विंडो क्लियरेंस, यू हैव लेबर कोड आईबीसी, ठीक है। उसके बाद एक और चीज लानी होगी, दैट देयर शुड बी नेशनल प्रोडक्टिविटी बेंचमार्किंग प्लेटफॉर्म, है ना, कि उनको जहां आप मेजर कर पा रहे हो, यू नीड टू मेजर दैट लेबर एंड एनर्जी, दिस एनर्जी प्रोडक्टिविटी कितना है, मशीन का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है, एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स कितना हो रहा है एज पर वन बेंचमार्क। अब पता चलेगा कि कौन सी जो कंपनी है कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है, कौन सा सेक्टर कितना ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो पहला यही करना है आपको, मिसिंग मिडिल और एमएसएमई, इसको क्या करना है आपको, जो थ्रेशोल्ड है उसको आपको रेज करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर दीज माइक्रो इकोनॉमिक्स कैन ग्रो एंड ट्रांजिशन इनटू दिस मिडिल सेक्टर, ठीक है, विदाउट लूजिंग बेनिफिट्स। अब बेनिफिट्स के चक्कर में वो छोटे रह जाते हैं, फाइन। तो बेनिफिट दो और उनको बड़ा करना है आपको, ठीक है, उनका साइज बढ़ाना, स्केल बढ़ाना। देन कैसे बढ़ाओगे? जब उनको एक्सेस टू क्रेडिट गारंटी दोगे, एक्सेस टू मार्केट दोगे, टेक्नोलॉजी दोगे, ठीक है, स्किलिंग सपोर्ट दोगे। कैसे कर सकते हो? बिल्ड दिस क्लस्टर बेस्ड इकोसिस्टम विद मशीनरीज, टूलिंग, कंपोनेंट्स एंड सेंसर्स। Then policies must focus on firms graduate, not merely increasing the number who qualifies as MSc. Then productivity के लिए you need to increase funding on research and development. Launch national productivity benchmarking. This is very important और good keyword for you. ये आप यूज करोगे, दो तीन वर्ड जो यूज करोगे इसमें ये है, national productivity benchmarking। आप तो बाकी तो पढ़ ही रहोगे, राइट। मिसिंग मिडिल, ग्लोबल वैल्यू चेन, देन टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी। दीज आर 4 कीवर्ड जो आप यहाँ से सीखा, ठीक है। लास्ट में वही जीबीसी का बैकवर्ड लिंकेज तो हुआ ही, नो डाउट, फॉरवर्ड लिंकेज भी करना है, और बाकी जो आपने रिफॉर्म्स किए तो उसको मोमेंटम बरकरार रखना है। नाउ लास्ट इसी में ही मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो कीवर्ड हम देख लेते हैं, इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग पजल, राइट। तो इंडिया में क्या हुआ, कैपिटल इंटेंसिटी बढ़ रहा है, मतलब आप कैपिटल लग तो लगा रहे हो, देयर इज मोर फिक्स्ड कैपिटल पर वर्कर, बट ऐसे जॉब क्रिएट नहीं होगा, लेबर इंटेंसिव नहीं है, क्योंकि ठीक है, दिख रहा है कि कैपिटल एफिशिएंसी, स्मार्टनेस नहीं है, कैपिटल जो लगा रहे हो स्मार्ट एलोकेशन नहीं हुआ है, प्लस आउटपुट कैपिटल रेशियो भी वीकन हुआ है। तो जितना कैपिटल लगा रहे हो उससे जितना आउटपुट आना चाहिए, ठीक है, वो नहीं आया, मतलब एफिशिएंसी इज वीकन। तो इसीलिए क्या हो रहा है, आपने कैपिटल में ज्यादा फोकस किया, लेबर में फोकस नहीं किया, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इज वीक, ठीक है। अब एम्प्लॉयमेंट इज वीक मतलब आपने लेबर को यूटिलाइज नहीं किया अच्छे से, तो मैन्युफैक्चरिंग हैज नॉट फुली एक्सप्लॉइटेड इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड। भाई इंडिया में कैपिटल लोग क्यों लगा रहे हैं? बिकॉज ऑटोमेशन का जमाना है, एआई विच इज लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज, है ना, वी आर मूविंग टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मोर एफिशिएंसी, ठीक है। फर्म्स आर सब्स्टिट्यूटिंग दिस लेबर ना फॉर कैपिटल, ठीक है, ये अलग लिखा है। देन वी नीड टू रिमेन दिस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड राइजिंग इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो कैपिटल इज डीपनिंग इज अ कीवर्ड। मैन्युफैक्चरिंग का एफिशिएंसी क्यों वीक है, राइट, बिकॉज आउटपुट कैपिटल जो है रेशियो हैज डिक्लाइन, ठीक है। आप जितना कैपिटल लगा रहे हो उससे जितना आउटपुट आ रहा है, इट हैज डिक्लाइन। मोर कैपिटल इज नॉट जनरेटिंग मोर आउटपुट, ठीक है। जो कीवर्ड है, देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू कैपिटल। क्यों हो रहा है? बिकॉज देयर आर स्ट्रक्चरल बैकलॉग्स और बॉटलनेक्स, देयर इज हाई लैंड कॉस्ट, पावर कॉस्ट, लॉजिस्टिक इनएफिशिएंसी ज्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट ज्यादा है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं, हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, देयर इज वीक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम, दैट्स व्हाई, ठीक है। जितना आप पैसा लगा रहे हो उतना आप रिटर्न नहीं मिल रहा, ठीक है। देन जो पैसा लगा रहे भी हो वो भी मिसएलोकेटेड है ना, तो कैपिटल मे नॉट फ्लो टुवर्ड्स मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर और मोस्ट प्रोडक्टिव फर्म्स। रिसोर्स एलोकेशन जो आपने लगाया है उसमें इनएफिशिएंसी है, तो ऑब्वियसली इट इज हर्टिंग प्रोडक्टिविटी। लेबर भी जो है क्या है, इट इज बीइंग ट्रैप्ड इन लो प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज, हाई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज में ट्रांजिशन नहीं हुआ। तो देयर इज जो कीवर्ड आपको रिसोर्स मिस एलोकेशन, ये डायरेक्टली आपका कीवर्ड बनता है जीएसटी से। देन लेबर प्रोडक्टिविटी का भी प्रॉब्लम है, बिकॉज ऑफ पैंडेमिक डिसरप्शन, वीक डिमांड, है ना भाई, वेजेस की ग्रोथ नहीं हुआ, स्लो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, इनएडिक्वेट लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लिमिटेड डिफ्यूजन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, इनसफिशिएंट स्किल डेवलपमेंट, ये सब भी रीजन है, ठीक है। कैसे होगा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से होगा, ठीक है, लेबर मोबिलिटी से होगा, ठीक है। अब जो कीवर्ड आपको ध्यान रखना, दैट इज टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी,
ठीक है। दैट टीएफपी जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी मतलब क्या होता है, इट कैप्चर्स एफिशिएंसी इन यूजिंग कैपिटल, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, मतलब टोटल जितना भी आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उसका प्रोडक्टिविटी बताता है, राइट। इसी को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। तो अगर आपका वर्कर्स और कैपिटल मूव करते हैं फ्रॉम लो प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स टू हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स, तो क्या होता है, एग्रीगेटेड टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, दिस रिसोर्स मिस एलोकेशन, लोअर ग्रोथ, लोअर टीएफपी, ठीक। तो आपको जो कीवर्ड याद रखना है, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, फाइन। सो कैपिटल डीपनिंग विदाउट मैचिंग दिस टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, उससे क्या होगा, जॉब क्रिएट ही नहीं होगा, एफिशिएंसी होगा ही नहीं। देन तो इसीलिए इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग है नीड्स लेबर एब्जॉर्बिंग प्रोडक्टिविटी रेजिंग ग्रोथ एंड नॉट जस्ट कैपिटल हैवी ग्रोथ। आई होप दिस इज क्लियर। So this completes our this session, this editorial session. I hope you like it. Thank you. Any doubts you can comment below. Thank you.